हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब कैसे हैं? मैं आज अब पिछली क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैंने सोचा कि पिछली क्लास को एक बार बता दूं कि मैं कहां पे ख़त्म किया था और कहां से एंड कर रहा कहां से फिर नेक्स्ट क्लास शुरुआत कर रहा हूं। पिछले क्लास में देखा आप लोगों ने, हमने बताया था फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। क्लीवेज मतलब विदलन। विदलन का मतलब है इसको ये जो है कि डिवाइड हो रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा था। तो ये दरअसल ये डिवीजन में है, जैसे कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, माइटोटिक डिवीजन, जिससे एक माइटोटिक हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि एक सेल से 2 सेल बनता है, और मियोटिक में एक सेल से 4 सेल बनता है। ठीक, 4 सेल बनता है। तो ये हमने बता दिया। ये मियोसिस जो है, ये मियोसिस मियोसिस जो है सिर्फ जर्म सेल में होते हैं। किसमें? जर्म सेल। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis यानी जब स्पर्म शुक्राणु का फॉर्मेशन करना होता है तब मियोसिस होता है, और oogenesis यानी गैमीट का फॉर्मेशन करना होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करना होता है, तभी मियोसिस होता है। नहीं तो सिंपली बॉडी को ग्रोथ करने के लिए चाहे कैसा भी ग्रोथ हो, सिर्फ इसको छोड़ के सभी जगह क्या होता है? मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक या फिर इसी को मियोटिक भी बोलते हैं। मियोटिक या माइटोसिस, ठीक, इसको बोलते हैं। तो यही मियोटिक यानी कि माइटोसिस होता है क्लीवेज में। क्लीवेज का मतलब ये है कि माइटोसिस, क्लीवेज का मतलब ये है कि माइटोसिस मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगा। कल हमने बता दिया था, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16, जिसको ये 16 सेल स्टेज है। देखिए क्लीवेज हुआ, यानी कि ढेर सारे मियोटिक, कितनी बार मियोटिक डिवीजन होने के बाद जब 16 सेल स्टेज बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मारूला कहते हैं। फिर 16 से 32 सेल स्टेज, ठीक, 32 सेल स्टेज। देखिए ये 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला बना, तो ब्लास्टुला से ये गैस्ट्रुलेशन इसमें हुआ और लास्ट में गैस्ट्रुला बन गया, और ये एक्टोडर्म इंडोडर्म। लेकिन इन सभी के पहले, ठीक है, तो देखिए मारूला जब तक होता है 16 सेल स्टेज होता है, तब तक जो है ये जो जाइगोट है ये यूट्रस में नहीं पहुंचा रहता है, यूट्रस में नहीं पहुंचता है। सिर्फ कहाँ पे रहता है? 16 सेल स्टेज में वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। 16 सेल स्टेज में वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। ठीक, तो 32 सेल जब स्टेज पहुंचता है, 32 सेल स्टेज, यानी कि तब वो इम्प्लांटेशन होता है। देखिए ये यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक, एक साइड का मैं बना रहा हूँ। देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ था, फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे हुआ था। फर्टिलाइजेशन यहाँ होने के बाद देखिए जाइगोट यहाँ बना था, जाइगोट यहाँ, फिर उसके बाद जाइगोट आगे बढ़ा, कितने में? 8 सेल स्टेज हुआ, ठीक, फिर उसके बाद 16 सेल स्टेज हुआ, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया 32 सेल स्टेज हो गया। 32 सेल यानी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो गया। तो इतना तक हमने बताया था। आज अब हम बताएंगे कि ये सब एक्टोडर्म इंडोडर्म फॉर्मेशन तो हो गया, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से ही बॉडी के ऑर्गन बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। लेकिन उससे पहले जो इम्ब्रियो होता है उसका निर्माण इसमें से कौन सेल होता है? तो अभी हम बताएंगे। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला को जैसे कट करेंगे, ऐसे जैसे बॉल की तरह होता है, बॉल को इसको हम इसके अंदर देखने के लिए इसको कट करेंगे, तब हम दिखाएंगे आपको कि उसमें क्या बनता है, और उस सेल से इसमें कितने से कई टाइप के सेल होते हैं और किस सेल से क्या बनता है। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने ये जाइगोट बताया था। जाइगोट के बाद हमने ये इसको जाइगोट में क्लीवेज कराया था, यानी ये जाइगोट बना कब था? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद जाइगोट बना। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 8 सेल बना, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल स्टेज चला गया, यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। और उसी इम्प्लांटेशन में, यानी ये कवरिंग है लेयर। अच्छा, ये जो हमने ये बाहर का जो लेयर वो दिखाया, एक लेयर ऐसे दिखाया है,
ये अभी भी जोना पेलोसिडा है। जब से तक देखा होगा हमने वीडियो, पिछले वीडियो में दिखाया था कि जैसे यूट्रस में वो यूट्रस में ये पहुंचता है तो हैचिंग होती है, फूटता है और फूटने के बाद निकलता है अंदर से। तो ये जोना पेलोसिडा ऑलरेडी पहले से ही रहता है। तो ये सब होता है, यानी इतना चीज, इतना इतना, ये 1 2 3, ये सब किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। जाइगोट बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक। और उसके बाद ये जो है ये यूट्रस में पहुंच जाता है, और यूट्रस के बाद अंदर जब लेयर जैसे कवरिंग हो जाती है, इम्प्लांट होने के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद एक्टोडर्म, इंडोडर्म। लेकिन उससे पहले ही मैं इसकी बात करूंगा अभी। तो ये मेरा क्लास, पिछला क्लास यहीं पे मेरा खत्म हुआ था। तो अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। जाहिर सी बात है, मैं पिछला इसलिए बता दिया कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज हुआ, ये सभी चीज़ें। तो आज हम इसके आगे नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने बता दिया था, अभी हम थोड़ा सा इस पे ब्लास्टुला पे बात करेंगे, इसको कट करके दिखाएंगे कि इसमें से क्या क्या बनता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है आपको रिकॉल हो गया है, जो हमारे स्टूडेंट कंटिन्यू देखते होंगे उन्हें पता होगा। अब इसके आगे हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डियर, आगे हमने कहा कि जो ब्लास्टुला है 32 सेल स्टेज है, 32 से 58 सेल जो भी है, 32 से 58 सेल, 30 to 58 सेल, ठीक। यानी 32 से 58 सेल स्टेज को भी ब्लास्टुला बोल सकते हैं। अगर रेंज में आपको दे अगर कहे कि 32 से 58 सेल स्टेज तो भी क्या होगा? ब्लास्टुला ही होगा, ब्लास्टुला ही होगा, ठीक। तो अब इस ब्लास्टुला को हम ये बताने का मतलब ये है कि जो फ्यूचर, यानी आगे चल के जो फीटस होगा, एम्ब्रियो जो भ्रूण होगा, भ्रूण में इसकी कौन सी सेल क्या बनाएंगे? जो भ्रूण का बनाएंगे, ठीक। यानी किस सेल से एम्ब्रियो बनेगा और किस सेल से एम्ब्रियो के अदर वो बनेंगे, कि जैसे देखिए इसमें हमने कट किया तो इसमें 2 सेल दिखा, आगे चल के ब्लास्टोसिल, ये गैस्ट्रुलेशन होगा तो आसानी से पता चलने लगा ब्लास्टोसिल। तो इसको जैसे ऐसे कट करेंगे तो इसमें दिखाई देगा, देखिए ये बाहर जोना पेलुसिडा है जो ऑलरेडी पहले से ही है, फर्टिलाइजेशन से ही जोना पेलुसिडा। उसके बाद अंदर देखिए, जो हमने कहा था कि फिंगर लाइक यहाँ गैस्ट्रुलेशन होता है तो ब्लास्टोसिल बनता है, लेकिन अभी गैस्ट्रुलेशन नहीं हुआ, गैस्ट्रुलेशन इसके आगे होगा। तो ऐसे इसमें होगा, ब्लास्टोसिल में ऐसे गैस्ट्रुलेशन होगा तब गैस्ट्रुला बनेगा, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ब्लास्टोसिल है, ब्लास्टोसिल मतलब कैविटी, कैविटी मतलब गुहा, ठीक। यानी इस ब्लास्टुला का कैविटी भी है, इसे कैविटी कहते हैं, कैविटी, कैविटी, कैविटी यानी गुहा, ठीक। ये तो ये बनाता है। देखिए उसके बाद इसमें जो सेल होती है, ये देखिए इनर सेल मास है, ये क्या है? इनर सेल मास। और ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है ये आउटर सेल मास है इसका, यानी कि ये आउटर कवरिंग वाला सेल है और इसके अंदर जो सेल है ये है इनर सेल मास। अब देखिए जो ये इनर सेल मास है इसको इम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं। इम्ब्रियो ब्लास्ट यानी देखिए सेल चाहे कोई भी कहीं भी आगे चल के देखिए, चाहे बोन हो, कार्टिलेज हो, कुछ भी हो, जब से सबसे सबसे शुरुआती में ब्लास्ट ही बनता है। ब्लास्ट के बाद सिस्ट बनेगा, सिस्ट बनने के बाद यानी कि जो मेच्योर सेल बनेगा तब उसे हम सेल कहेंगे। यानी सेल का इमेच्योर, सेल कोशिका का इमेच्योर यानी जहां से स्टार्टिंग करता है उसे ब्लास्ट कहते हैं। तो इम्ब्रियो का निर्माण होने जा रहा है तो ये ब्लास्ट सेल है। और ये क्या नाम है इसका? इनर सेल मास, ठीक। अंदर की तरफ है इसलिए इनर सेल मास, मास मतलब ज्यादा, ज्यादा मात्रा में। ऐसे सिंपली अगर बात करें तो मास मतलब ज्यादा मात्रा में जो अंदर सेल है उसे इनर सेल मास। और उससे जो बनेगा, देखिए भ्रूण बनेगा यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा। उसके बाद बेबी का एमनियन और एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, इसी सेल से बनेंगे एमनियोटिक और एमनियन। एमनियोटिक सैक यानी थैला जो है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा, वो एमनियन इसी से बनेगा, इनर सेल मास से या एम्ब्रियोब्लास्ट से। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि बेबी को, जैसे देखिए यहाँ पे मदर के यूट्रस में मैं छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये यूट्रस है, तो यूट्रस में देखिए ये प्लासेंटा है, देखिए
ठीक। तो देखिए ये अम्बिलाइकल कार्ड हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया। तो ये अम्बिलाइकल कार्ड, एम्ब्रियो और उसके बाद इस इसमें जिसमें बच्चा मूव करता है, जिसमें बच्चा मूव करता है, ये देखिए ये ये एमनियन। ठीक। तो ये बनेगा। अभी इसके ऊपर भी कवरिंग होगी, जो ये बाहर वाला बनाएगा इसके ऊपर भी कवरिंग। तो ये एम्ब्रियो हो गया, ये भ्रूण हो गया। क्या है ये? भ्रूण। ये एम्ब्रियो हो गया। उसके बाद ये अम्बिलाइकल कार्ड हो गया। ठीक। ये अम्बिलाइकल कार्ड हो गया और ये एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक एमनियोटिक सैक, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है और इसी में बच्चा मूव करता है अपना चारों तरफ। जैसे भी होता है, जैसे बढ़ता जाता है वैसे मूव करता रहता है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड को वो पीता रहता है, फिर एक्सक्रीट करता है, फिर पीता है, ऐसे एक्सक्रीट, तो इसी में रहता है। अब ये सभी चीज, ये तीनों किससे बनी है? अम्बिलाइकल कार्ड, भ्रूण और एमनियोटिक सैक। ये इनर सेल मास से, एम्ब्रियोब्लास्ट से। देखिए एम्ब्रियो बना रहा है, एमनियन बना रहा है, अम्बिलाइकल। ये भविष्य में क्या बनेगा इससे? छोटा सा, देखिए यही सेल है, एक छोटे से माइन्यूट सेल से विकास हुआ था, जिससे जाइगोट से, सिर्फ जाइगोट से स्टार्ट हुआ था। जाइगोट से क्लीवेज और मार्बुला बना, मार्बुला से ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा। अभी आगे गैस्टुला होना जरूरी। तो इसमें देखिए इनर सेल मास तीन चीजें बना रहे हैं। अब बात करते हैं हम जो आउटर सेल मास है। आउटर सेल मास है, उससे क्या बनेगा? उससे देखिए अम्बिलाइकल कार्ड ये बन गया। अब ये प्लासेंटा है ना, ये ऊपर वाला प्लासेंटा, ये क्या है? प्लासेंटा है। ये प्लासेंटा बनाएगा कौन? ये बाहर वाला सेल। ठीक। प्लासेंटा क्या होता है? कनेक्शन होता है किसके किसके बीच? मदर और फीटस के बीच। ठीक। तो ये प्लासेंटा कौन बनाएगा? आउटर सेल मास, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, आउटर सेल मास। और ये आउटर सेल मास क्या क्या बनाएगा? एम्ब्रियो का प्लासेंटा बनाएगा, जो कि ये है। कोरियन बनाएगा। कोरियन मतलब जैसे देखिए इसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अब कोरियन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फीटस होता है। देखिए पतली सी झिल्ली होती है, कोरियन के अंदर ही एमनियन होता है। ठीक। ये ऐसे होता है। तो अब ये कोरियन है और ये प्लासेंटा। तो आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट दो एम्ब्रियो का पार्ट बनाता है, एक प्लासेंटा और एक कोरियन। कोरियन क्या है? कोरियन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फीटस। फीटस बेबी के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि बेबी का सबसे बाहरी लेयर जब यूट्रस में बढ़ता है तो सबसे बाहरी कवरिंग कौन सी रहती है, तो कौन बताओगे? कोरियन बताओगे। उसके बाद क्या रहेगा? एमनियन। ठीक। कोरियन के बाद एमनियन, एमनियन के बाद क्या? प्लासेंटा, प्लासेंटा के बाद अम्बिलाइकल कार्ड, अम्बिलाइकल कार्ड के बाद भ्रूण। ठीक। एम्ब्रियो। तो ये ब्लास्टुला आगे चल के देखिए क्या क्या निर्माण करेगा। इसमें ये सेल, अंदर की सेल इतना तीन चीजें बनाएंगी, बाहर की सेल दो चीजें बनाएंगी। तीन में जैसे एम्ब्रियो बनाएगा, एमनियन बनेगा, अम्बिलाइकल कार्ड बनेगा, और बाहरी से प्लासेंटा बनेगा, कोरियन बनेगा। और कोरियन सबसे बाहरी सेल होता है यूट्रस में। ठीक। तो ये ऐसे देखने को मिलता है। देखिए डियर, इसमें हमारा जो बताने का क्लियरली समझ में तभी आएगा जब हमारा पिछला क्लास आप देखेंगे बढ़िया से, तब उसको जब मैं हर एक संभव प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसे कुछ दृश्य होता है। आपको बस मतलब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई रटने का मतलब नहीं दिया, रटने का तो मतलब नहीं है, रटने का तो रट लेंगे, वो तो बात अलग है। लेकिन बात यह है कि अगर समझ में आ गया तो वो रटने से कम नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। आप नोट कर लीजिएगा। इसको मैं अभी और थोड़ा सा ऐसा मतलब कि फील करा दूंगा कि हाँ ये ऐसे होता है। मतलब कि देखने को ऐसे आपको नहीं मिला होगा तो भी मैं ऐसे फिगर वाइज दिखा दूंगा। मुझे 3D एनिमेशन की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, मैं खुद ही बना लेता हूँ फिगर काम भर का आप लोगों को समझाने तक का। ठीक। तो ये मदर के यूट्रस में ये चीजें बनाता है कौन? ये ब्लास्टुला के इनर सेल और आउटर सेल मास। ठीक। तो ये मदर का क्या है? ये यूट्रस है। ठीक। कुछ ये दृश्य होता है। ठीक। थोड़ा सा और झुका दें।
ठीक, तो ये ठीक है, ये तो ये यूट्रस में रहता है, यूट्रस में ऐसे बेबी रहता है। तो किसका क्या फॉर्मेशन किया, तो ये अब आपको पता चल गया, फिल आ गया। तो ये सब चीजें जो मैंने फिगर से दिखा है, अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं लाइन बताता हूँ। ठीक है, लाइन बताता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन निकलेगा। समझने को तो समझ लिए, ठीक है। तो इसका अगर नोट्स आप फिगर में बना लेंगे, जब फिगर, तो मैं जब लाइनें क्योंकि देखिए हम जो है कि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जूम करके ऐसे इधर करके आपको यहाँ लिखना स्टार्ट कर दे, बता दे ऐसा, ठीक है। बट आप फिगर बना लेंगे तो उसके बाद मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम जो है इसके बाद जो ये भी कहानी हमने फिगर के माध्यम से दिखा, वो आपको हम लाइनों में बताते हैं, जो कि जिससे आपका क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, समझ में तो आ गया। अब हम क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनेंगे वो चीजें बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए डियर, देखिए इसमें अब मैं दोनों को कंपेयर करके बता दे रहा हूँ कि मारुला क्या होता है, 16 सेल स्टेज। ब्लास्टुला क्या होता है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एट विच सेल स्टेज इज कॉल्ड मारुला, तो आप क्या कहेंगे 16 सेल स्टेज। और ब्लास्टुला को 32 सेल स्टेज। ये बनता कैसे, फॉर्म बाय मियोटिक डिवीजन, किसके द्वारा, सॉरी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। ठीक, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, या क्लीवेज कह सकते हैं इसी को। इन जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज या माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 16 सेल्ड स्टेज पहुंचता है, तब वो मारुला कहलाता है। ठीक, इट फार्म आफ्टर 4 डे, और ये फर्टिलाइजेशन से कितने दिन बाद मारुला बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद मारुला बनता है, तो 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मारुला सिक्रीट अ फ्लूइड, क्या करता है, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है, विच इज फील्ड इन अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। क्या, जो ब्लास्टुला का ब्लास्टोसील है, उसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो किससे सिक्रीट होता है, मारुला से। ठीक, और वो भी मारुला के किससे, आउटर मोस्ट लेयर से। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन जहाँ पे बन सकते हैं वो चीजें हमें, ब्लास्टुला की बात करें तो एट 5th डे, 5वें दिन पे, ठीक, जब फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन के, द मारुला चेंज इनटू ब्लास्टुला, किस में बदल जाता है, ब्लास्टुला में 32 सेल्ड स्टेज या 32 से 58 सेल्ड स्टेज, ऐसा होता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बनने की जो प्रक्रिया को, उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन। ठीक, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला जो है, हमने पीछे भी बताया, हमने फिगर के माध्यम से दिखाया था, फिगर के माध्यम से दिखाया था कि ये ब्लास्टुला है और ये आउटर आउटर लेयर था। ठीक, जो अभी अभी जो हमने पीछे दिखा, तो इसमें देखिए ये आउटर था, ये आउटर था। ठीक, ब्लास्टुला का जो हमने कट करके ऐसे बॉल की तरह था, कट करके हमने दिखाया था, और ये इनर सेल मास था। ठीक, ये इनर सेल मास था, ये हमने देखा। बाकी यहाँ पे फ्लूइड भरा था, ठीक, जो कि किससे सिक्रीट होता है, मारुला के आउटर मोस्ट लेयर से। ठीक, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर सेल मास और इनर सेल मास। इट हैव 2 पार्ट्स, इनर सेल मास जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, आउटर सेल मास जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। काफी अच्छे से फिगर में हमने समझा दिया है। अब हम इनर सेल मास और आउटर सेल मास के बारे में कंपेरिजन करके बता दे रहे हैं आपको, ताकि दिक्कत ना हो, गलत ना हो। इसको आप नोट कर लीजिए। तो डियर देखिए, अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इनर सेल मास, और वही चीज हमने इसलिए कर ऐसे लिख दिया कि हमने कहा आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए आउटर सेल मास जिसे ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, और ये सराउंडिंग पार्ट होता है, ये क्या होता है, सराउंडिंग पार्ट होता है, किसको, ब्लास्टोसिल को, ब्लास्टोसिल को सराउंड करता है। इट फॉर्म 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स बनाता है फीटस का, फीटस का 2 पार्ट बनाता है, पहला प्लासेंटा, दूसरा कोरियन। कोरियन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द फीटस, सबसे फीटस के सबसे बाहर कौन रहता है, कोरियन रहता है। अब फीटस आ गया, फीटस किससे बना, इट इज डेवलप बाय थ्री जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर ऑफ गैस्टुला। ठीक, गैस्टुला या ब्लास्टुला में जो जर्म लेयर 3 बनती हैं, जैसे एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म, इससे डेवलप होता है फीटस। और एक और बनाता है एमनियन, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक सैक बनाता है। ठीक, और अम्बिलिकल कार्ड बनाता है। तो ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा।
अब इसके बाद हम आपको इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन आता है, तो इम्प्लांटेशन के बारे में बता दें कि प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है या कैसे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, वो अच्छे से मैं दिखाऊंगा। बताओ, इसको ना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक, इम्प्लांटेशन को निडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेशन। ठीक, बड़ा सा रहेगा, छोटा सा, ये समझ लीजिए, लेकिन निडेशन इसको बोलते हैं। ठीक, ये निडेशन, इम्प्लांटेशन को निडेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस ऑफ एडहेरिंग। एडहेरिंग मतलब चिपकना, इस यूट्रस वाल में चिपकना, या फिर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब या फिर धंसना। एम्बेडिंग मतलब धंसना ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो कि 32 सेल इन द इंडोमेट्रियल म्यूकोसा। इंडोमेट्रियल म्यूकोसा ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये क्या है? इंडोमेट्रियम है, रेड कलर से क्या है? इंडोमेट्रियम है। और इंडोमेट्रियल का ये म्यूकोसा है। ठीक, ये इंडोमेट्रियम है। ठीक, अब इंडोमेट्रियम के म्यूकोसा में अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, चाहे किसी भी नर्सिंग एग्जाम में आप बैठ रहे हो, तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है। इट अकर आफ्टर 6 to कितना? 6 to 7th डे। 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 6वें या 7वें दिन ये इम्प्लांटेशन होता है। ध्यान दीजिए, 7वें दिन। ज़्यादातर अगर प्रेफरेंस सिर्फ ऐसे रेंज में नहीं दिया हो तो 7वें दिन बोल देना। ठीक है, एक ऑप्शन 7वां हो, 6वां भी हो तो 7वां दिन मान ला। ठीक है, ये है 7th एंड अगर जैसे अब फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर यहाँ से पूछ रहा कि कितने दिन बाद हो रहा है, और अगर यहाँ से पूछे कि ओवुलेशन, ओवुलेशन अंडे को ओवुलेशन की कितने दिन बाद, तो कह रहा है कि से एंड इट अकर्स आफ्टर 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड 7th to 8th डे। कितना? 7 to 8 डे ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन के 8वें दिन और फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन। ठीक, ये है। उसके बाद आगे कह रहा है इट अकर्स एट इंटीरियर, मतलब कहाँ पे होता है? साइट। साइट उसका क्वेश्चन पूछता है, साइट कहाँ पे होता है यूट्रस में। ठीक, इट अकर्स एट एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी। देखिए यूट्रस का ये क्या है? सिर्फ ऐसे यूट्रस की बात करें तो ये फंडस है, फंडस है, और ये क्या है? ये बॉडी है। ठीक, इतना एरिया, ये बॉडी है। ठीक, तो ये बॉडी है, इतना एरिया, ये यूट्रस का बॉडी है, और ये फंडस है, और ये सर्विक्स है। ठीक है, तो देखिए बॉडी में क्या कह रहा है? इट अकर्स एट इंटीरियर। कहाँ पे? इंटीरियर मतलब आगे की तरफ, इंटीरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर मतलब या फिर पीछे की तरफ, वाल मतलब दीवाल से, वाल ऑफ दी बॉडी, यूट्रस के बॉडी के दीवाल में, यूट्रस के बॉडी के दीवाल में, या तो आगे की तरफ, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ये देखिए हम दोनों हाथ ये ऐसे दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए ऐसे, देखिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और इधर इधर फैलोपियन ट्यूब निकला है, ये यूट्रस है, और ये आगे वाला वाल है, और ये पीछे वाला वाल है। ठीक, यूट्रस के बॉडी का ये पीछे वाला वाल है, ये आगे वाला वाल है। तो जो आएगा या तो यहाँ चिपकेगा, या तो इम्प्लांटेशन यहाँ होगा बॉडी के साइड, नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं होगा। इट अकर्स एट इंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी आगे या पीछे, वॉल ऑफ द बॉडी नियर फंडस, फंडस की तरफ ही होगा, सर्विक्स की तरफ नहीं आएगा, ज्यादा नीचे नहीं, ऊपर ही रहेगा। देखिए मैंने इधर ज्यादा करीब है, इधर का डिस्टेंस देखिए ज्यादा, इधर कम है, तो फंडस के साइड देखिए यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए ये इतना हमारा हाथ, मान लीजिए ये क्या है? ये ऊपर का ये फंडस का पार्ट है। अब इधर इसके हाथ की ये बॉडी है, ये हथेली क्या है? ये बॉडी है, और ये इसके नीचे क्या है? इसके नीचे ये सर्विक्स का पार्ट है, और इधर फंडस है। तो आएगा तो यहाँ पे इम्प्लांट होगा। ठीक है, किस साइड? नियर, किसके नजदीक? किसके? फंडस के नजदीक,
या तो आगे पीछे या तो आगे, ये ऐसे ही आगे है, देखिए आगे वाला भी पार्ट ऐसे होगा, या तो इसी के आगे यहाँ होगा, यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे होगा ना, ये आगे वाला वाल ये पीछे वाला, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, आगे और पीछे, बगल नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, और ना ही कहीं फैलोपियन ट्यूब में, ना ही इधर होगा ना ही इधर होगा। अगर इसके अलावा और कहीं प्रेगनेंसी अगर ये इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जो आगे एबनॉर्मलिटी में हम बताएंगे। तो इम्प्लांटेशन की अगर साइट आपको पूछे कि कहाँ पे होता है, तो बॉडी के आगे वाले वॉल में, वॉल से चिपकता है, या पीछे वाले वॉल से, लेकिन बॉडी पे, और वो भी किसके नजदीक? फंडस के नजदीक ही होगा, सर्विक्स में, एकदम नीचे नहीं आए। देखिए ये सर्विक्स है, इसके इधर नहीं है, इधर से ऊपर, ये फंडस के नजदीक ही है, तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं डियर। इसमें ये क्या है? प्रोसेस ऑफ एडेरिंग, यानी चिपकना, एम्बेडिंग, धंसना, इसी को कहते हैं ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियल म्यूकोसा ऑफ द यूट्रस। ये कब होता है? 6 to 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और अगर ओवुलेशन की पूछा जाए तो 7 से 8 दिन, 6 से 7 से 8 दिन ओवुलेशन, ठीक। इट अकर, उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि इट अकर्स एट 20th डे, यानी कि 20 दिन बाद ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डे। अगर आपको देखिए फर्टिलाइजेशन के सापेक्ष अगर पूछे, फर्टिलाइजेशन के ये पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद होता है, तो 6 से 7 दिन बाद। और अगर पूछे ओवुलेशन के कितने दिन बाद होता है, तो 7 से 8 दिन के बाद। अगर ये पूछे कि जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, जैसे पीरियड आता है उसके कितने दिन बाद, तो 20वें दिन बाद। कितने दिन बाद? 20 डेज, 20वें दिन बाद, ठीक। एक भी क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए डियर, बस इतना कहूंगा। 20th डे यानी कि 20वें दिन, जब साइकिल कितने की हो? 28 की हो। कितने की हो? 28 की हो। अगर साइकिल ज्यादा है तो उसी के हिसाब से, मैंने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे 32 की हो, चाहे 30 की हो, चाहे 35 की हो, लेकिन पोस्ट वाला ओवुलेशन के बाद वाला कांस्टेंट फेज हमने बताया था, कांस्टेंट फेज यानी ओवुलेशन के बाद वाला 14 डेज आपको लेना ही पड़ेगा आपका, चाहे 20 दिन का हो चाहे 35 दिन का हो पीरियड। 20 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या 35 दिन का हो, लेकिन ओवुलेशन के बाद आपको कांस्टेंट फेज यानी 14 दिन जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ब्लीडिंग आई, उस ब्लीडिंग से पीछे 14 दिन आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, पीछे जाने पड़े, वहां होगा ओवुलेशन, या तो फिर अब आगे, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये 14 दिन, इसलिए हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा रहे थे तो हमने उसको सेक्रेटरी फेज को हमने कांस्टेंट फेज भी कहा था। पहला क्या था? प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा ओवुलेटरी फेज, ठीक, प्रोलिफरेटिंग कह सकते हैं या ओवुलेशन फेज, और तीसरा सेक्रेटरी फेज, जिसको कांस्टेंट फेज इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये 14 दिन का माना ही जाता है, चाहे साइकिल 20 दिन का हो, चाहे 28 दिन का हो, चाहे 35 दिन का हो। पीछे का 35, अब 35 है तो 35 में से 14 निकाल दीजिए, 35 में से 14 आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, ठीक। और ये 21 दिन, यानी 21 दिन, 21वें दिन क्या होगा? 21वें दिन क्या होगा? ये ओवुलेशन होगा। 21वें दिन ओवुलेशन होगा। ये तब जब हम बता रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा चीज, ठीक है। तो ये है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इसके बारे में और बता रहा हूँ, और चीजें बता रहा हूँ बढ़िया से, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से निकलने ना पाए, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए डियर, आपको लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंग्वेज में ऐसे पूछ सकता है कि इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है और कंप्लीट कब होता है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो स्टार्ट पूछे तो आपको देखिए 6th डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से 6th डे, 7th डे ऑफ ओवुलेशन, ठीक। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूछे अगर ब्लीडिंग शायद, ठीक है, तो 20वें दिन, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग टाइम है, किसी के सापेक्ष में पूछ ले, ओवुलेशन से पूछ ले या फर्टिलाइजेशन से पूछ ले या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से पूछ ले, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से जैसे पीरियड आया उसके कितने दिन बाद? 20 दिन बाद स्टार्ट होगा क्या? इम्प्लांटेशन। अगर पूछ ले कि ओवुलेशन हो गया उसके कितने दिन बाद? 7वें दिन। फर्टिलाइजेशन हो गया उसके कितने दिन बाद? तो 7वें दिन। कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट कब होगा? 10 या 11th, यानी 10 या 11वें, 10वें या 11वें दिन ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब कंप्लीट होगा? 10वें या 11वें दिन ऑफ फर्टिलाइजेशन। और अगर आपको पूछे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के उठामे की ब्लीडिंग यानी पीरियड जब आया था उसके कितने दिन बाद अब कंप्लीट हो चुका होगा, तो 24 से 25वें दिन।
24 से 25वें दिन, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड आया यानी कि पीरियड आने के 24 से 25वें दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो ओवम और स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइज हो गया, क्लीवेज हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ये नॉर्मल बातें हो रही हैं। अभी एबनॉर्मल कोई बातें नहीं हो रही, एबनॉर्मलिटी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल बातें हैं तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ये स्टेज कितने स्टेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आया चिपक गया, ठीक। तो जो क्वेश्चन है आपका देखिए, थियोरेटिकल लाइफ और है, प्रैक्टिकल लाइफ और है। तो आपको अभी थियोरेटिकल देखना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए डियर, ये 4 स्टेज में कंप्लीट होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो इसका देखिए पहला है एपोजिशन, दूसरा देखिए आपको मैं ये स्टेज क्यों बता रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सीक्वेंस पूछ देता है कि पहले क्या होता है, पहले नंबर क्या होता है, दूसरे, फिर तीसरे। ये स्टेप ऊपर नीचे नहीं हो सकता डियर, इसलिए बता रहा हूँ। याद करने का तरीका इसलिए बोला हूँ, ये जो कोड है, कोड फॉर रिमेंबर, याद करने का तरीका, कोड जो है, कोड फॉर रिमेंबर, ठीक। ये याद करने का जो तरीका ये हमने लिखा है, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये आगे पीछे नहीं हो सकता। ये नहीं कि ये ऊपर हो जाएगा, ये सीक्वेंस वाइज ही होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इसीलिए मैंने ऐसे सीक्वेंस में बनाया है। तो ऐसे मतलब बना दिया कि आप जैसे अंधे से पेन और मैं, जैसे कि मतलब कि आप जैसे अंधे से पेन मैं नहीं ले सकती, ठीक है। आप मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि जो सिंपैथी दिखाते हैं, सिंपैथी आप बेचारा करके है, तो ऐसा है, ठीक। आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो अंधे है, वो कह रहा है कि आप मुझसे ये ले लीजिए ना, तो वो आप कह रहे हो कि आप जैसे अंधे से पेन और मैं, इन इन मतलब पेन और इन मतलब मैं लूंगा। तो ये है आप जैसे मतलब एपोजिशन, आप जैसे एपोजिशन, आप जैसे एपोजिशन, अंधे से एडहेशन, अंधे से एडहेशन, और पेन पेनिट्रेशन, और इन्वेजन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है डियर, ये सीक्वेंस है, पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है इम्प्लांटेशन का, ठीक। तो ये इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आप लोगों को एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मज़ेदार है, इसको लिख लीजिए। मैं नोट पॉइंट बता रहा हूँ कि इसमें नोट में कुछ अभी चीज़ें बता रहा हूँ। तो डियर देखिए, अभी मैं नोट को बताने से पहले एक मैं रिमेंबर मतलब याद करने का एक तरीका और बताता हूँ, मज़ेदार तरीका है। तरीका देखिए, एपोजिशन मतलब अपोज करना, यानी कि विरोध करना। क्या एपोजिशन मतलब विरोध करना, ठीक, विरोध करना, ठीक। एडहेशन मतलब चिपकना, क्या, चिपकना, ठीक। पेनिट्रेशन मतलब धंसना, धंसना। इन्वेजन मतलब पूरी तरह से, सॉरी, पूरी तरह से अंदर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा याद करने का तरीका ये बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में या बस में कहीं सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। आप सीट पे बैठे और 2 लोगों की ही सीट है, थोड़ी बड़ी सी, थोड़ी सी बड़ी सीट है, थोड़ी सी बड़ी सीट है जिसपे सिर्फ, अब महाशय जो है कि देखिए ये सीट है, सीट है, ठीक है, ये सीट है। अब इस पे 2 की सीट है, ठीक, 2 की सीट है। तो एक महाशय पहुँचे, ठीक, ये 2 लोग बैठे थे। अब ये क्या कह रहे हैं, जो ये आए, ठीक है, ये आए, अब ये कहे कि बैठने दो, ठीक है, थोड़ा सा बैठने दो। तो ये अपोज किए कि नहीं नहीं, ठीक, अपोज करेंगे, नई जगह नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ आगे तक जाए, दूरी तक जाएंगे और पास में उतर जाएंगे। तो इन्होंने बगल वाले से पूछा, यार ठीक है, अच्छा बैठा लो थोड़ा सा, ठीक है। खिसक गए, थोड़ा सा आके चिपक गए। जब ये खिसक गए तो थोड़ा सा ये आके चिपक गए, ठीक। अब चिपक गए तो हुआ क्या कि झटका लगा, आगे पीछे हुआ, जो भी हुआ, तब तक इनको उधर ढकेल दिए और ये पूरी तरह से धंस गए इसमें, ठीक, पूरी तरह से बैठ गए। सॉरी, इसमें मतलब कि आके जैसे कि एक एक पाँव, एक एक सिरा रखे थे, ठीक है, एक सिरा रखे थे, हुआ क्या कि अब दोनों सिरा रख दिए और ये लटके हैं पीछे उधर।
और इसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि मैं कह रहा था मत बैठाइए मत बैठाइए, पूरा आज को नहीं हो रहा है, जरा सा भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना दिक्कत हो रहा है, कैसे में मेरा पाँव दर्द करने लगे, इसे भुद 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 लगे हुए हैं कि काहे बैठा लिए काहे बैठा लिए। और ये महाशय शांत होकर सुन रहे हैं और ये रच के चिपके थे और आराम से पूरी पूरी सीट ले लिए, धस गए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि ये उठ गए, लो बैठो, अब यह उठ गए, जब तुम उठ गए तो हम उठ गए, ये गए लेट, ये पूरी तरह से लेट गए, ठीक। पहले क्या किया, बैठा लो, तीनों लोगों ने अपोज किया, फिर क्या किया, अच्छा थोड़ा सा बैठा लीजिए, बिठा लिए, चिपक गए, फिर क्या किया, पूरी तरह बैठ गए। जब ये दोनों ऐसा एक समय आया कि ये दोनों उठ गए और ये पूरी तरह लेट गए, ठीक। तो ये याद करने का तरीका है डियर, आप जैसे भी याद कर सकते हो, ठीक। तो देखिए डियर, नोट में जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट में देखिए मैंने पहला क्या कहा है कि आफ्टर 10 to 12 डेज, कितने दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद, 10 से 12 दिन बाद किसके, इम्प्लांटेशन के, सॉरी फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सॉरी यहाँ पे आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा डस्टर, देखिए यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बोर्ड, इसी में एडजस्ट करो, इम्प्लांटेशन, ठीक है। हाँ, आफ्टर 10 to 12 डेज ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के 10 से 12 दिन बाद स्लाइट ब्लीडिंग, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, स्लाइट ब्लीडिंग में अगर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है माइन्यूट, जिसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये कभी पूछ सकता है, ये नोट में हमने बता दिया। अगला पॉइंट नोट में क्या है, और नोट में जो लिखवाता हूँ समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड यूजुअली एट 11th डे, किसके दिन, 11th डे ऑफ लास्ट मंथ पीरियड, क्या, 11वें दिन, लास्ट 11th डे फ्रॉम LMP, 11th डे फ्रॉम LMP, 11th डे फ्रॉम LMP, ठीक है। उसके बाद अगला है SCG के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, ठीक। अब इसके फुल फॉर्म की बात करें SCG का, तो क्या होगा फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, क्या है ये, हार्मोन्स है, ठीक। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इट इज अ हार्मोन्स, ये है एक हार्मोन्स है जो किस नेचर का होता है, प्रोटीन के नेचर होता है और ग्लाइकोजन के नेचर का होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर। अगर प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है अमीनो एसिड से मिल के बना होगा, तो टोटल 237 अमीनो एसिड मिल के SCG बनाते हैं। अब बात करते हैं ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये निकलता कहाँ से, ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है, किससे, ब्लास्टोसिस्ट से ये सिक्रीट होता है। इसका काम क्या है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग कार्पस ल्यूटियम, किसको, कार्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने में ये मदद करता है, क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ठीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, जब से तक प्लासेंटा नहीं बन जाए तब तक कार्पस ल्यूटियम का जिंदा रहना जरूरी है, और इसको जिंदा रहने में मदद कौन करता है, SCG, और SCG कहाँ से आता है, ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है। टिल 2 to 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन, 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन, ठीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, कब तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ठीक। उसके बाद इट्स प्रेजेंस इन यूरिन, अब यही हार्मोन्स ब्लड के द्वारा किडनी से होते यूरिन में पाया जाता है, डिटेक्ट द यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, और इसी का पाया जाना यूरिन में ही डायग्नोसिस, जो यूरिन स्ट्रिप से जो जांच करते हैं, सिंपल सा जो आप अपने घर पे कर सकते हैं,
जो वुमेन्स क्या कर सकती है, अपने घर पर ही जांच कर सकती है। बस यूरिन के 2 बूंद डालने हैं, ठीक है, बूंद, ठीक है, 2 बूंद, जिंदगी नहीं, 2 4 5 जो भी डालना हो डाल दीजिए, ठीक है। तो यूरिन के 4-5 बूंद उसी स्ट्रिप पे डाल देंगे। तो आगे अभी हम बता देंगे उस स्ट्रिप के क्या तरीका है, कैसे डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर इसको जान लीजिए कि यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट आता है वो एचसीजी हार्मोन्स ही जो होता है जो पॉजिटिव या निगेटिव डिसाइड करता है। एचसीजी हार्मोन्स अगर प्रेजेंस है यूरिन में तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी होगी, अगर नहीं होगा तो नेगेटिव प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। इट्स प्रेजेंस इन यूरिन टू डिटेक्ट द यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये नोट पॉइंट का था डियर। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं एक टेबल के बारे में बात करूंगा जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए।